बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों छोटी रेंज में। मिड कैप शेयर्स में आज थोड़ी मुनाफा वसूली। मेटल शेयर्स में लगातार चौथे दिन अच्छी खरीदारी, करीब 1% चढ़ा निफ्टी मेटल इंडेक्स। 4% उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर्स में शामिल हुआ। नैल्को, साथ ही वेदांता, हिंडाल्को और एनएमडीसी में भी 2 से 3% की तेजी। वही सरकारी बैंक, एफएमसीजी और रियल एस्टेट में थोड़ी कमजोरी। सोने में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड सिलसिला कायम। एमसीएक्स पर गोल्ड फ्यूचर्स में सोना 76,000 के पार निकला। एमसीएक्स ने 1 अक्टूबर से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रांजैक्शन चार्ज स्ट्रक्चर में किया बदलाव। सेबी के नियमों के मुताबिक स्लैब के बजाय फिक्स ट्रांजैक्शन चार्ज का सिस्टम लागू। शेयर 2% से ज्यादा ऊपर। देश के सबसे बड़े आईपीओ का रास्ता साफ। सेबी ने हुंडई मोटर के $3 बिलियन के इशू को मंजूरी दी। अक्टूबर में आ सकता है आईपीओ। उधर सेबी ने स्विग्गी के $1.25 बिलियन के आईपीओ को किया मंजूर। और आज आपके सवाल के जवाब देंगे मानस जायसवाल के मानस। और साथ ही आज सोशल मीडिया का दिन है, तो आप फटाफट अपने सवाल हमें अपनी क्वेरीज भेजते रहिए। अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिए और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सवाल ले सकें। इस बीच मार्केट का हाल देख लीजिए। पहले निफ्टी में करीब 30 पॉइंट की नरमी और बैंक निफ्टी में उतनी ही हरियाली, यानी बिल्कुल फ्लैट कारोबार आप कह सकते हैं। ऊपरी स्तर खुले जरूर, लेकिन वहाँ पर टिके नहीं, नीचे आ गए हैं। मिड कैप इंडेक्स 350 पॉइंट या आधा % से ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। एडवांस डिक्लाइन अभी बहुत ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ 1:1 मोर देन 1 हो गया है। अब 1377 स्टॉक्स कमज़ोर हैं, 1000 में मजबूती है। तो ये है पूरी तस्वीर। मेटल्स में आज फिर से तेज़ी, क्योंकि चीन ने स्टिमुलस की झड़ी लगा दी है। कई तरीके के जो टेन्योर वाले लोन्स हैं उसमें कुछ नरमी बरती है, कटौती की है और आगे और कटौती होगी इस उम्मीद में। चाइनीज़ स्टॉक्स में बहुत तेज़ी, चाइना इंडेक्स में बहुत तेज़ी और उसकी वजह से मेटल शेयर्स में तेज़ी है। तो इस मोड़ पर जब 26,000 का लक्ष्य हम लोग हासिल कर चुके हैं, तो मार्केट पे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? एक राय मानस जी से लेते हैं। मानस जी, 25,900 पे खड़ा है हमारा इंडेक्स। क्या दिवाली से पहले के लिए एक बढ़िया पोजिशनिंग ट्रेड बनती है यहाँ पे? नमस्कार नीरज जी। तो बिल्कुल देखिए, दिवाली से पहले जो सेटअप है वो तो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। 100 पॉइंट की रेंज में पिछले 3 दिनों से निफ्टी ट्रेड कर रहा है। लेकिन आप समझना ये है कि अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग या किसी तरह का पैनिक हाई लेवल पे होता, तो आपको कहीं और मार्केट दिख रहा होता, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली होती। पर सस्टेन हो रहा है, ये बहुत पॉजिटिव है। मेरे लिए भी समझना ये है कि शायद 26,250 की तैयारी तो बिल्कुल हो चुकी है। और अगर आप दिवाली की बात कर रहे हैं, तो शायद आप 27,000 के टारगेट भी देख सकते हैं दिवाली तक निफ्टी में। तो ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव है और ये एक ऐसा पैटर्न है जिसमें हर गिरावट पे खरीदारी करनी है। और देखिए, सबसे अहम अब सपोर्ट 10 डे मूविंग एवरेज है, क्योंकि लगातार पिछले 15 दिनों से 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास गिरावट में निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। तो जब तक 25,650 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। सबसे पहले आपको 26,250 को टारगेट करना है, उसके ऊपर 26,550 के लेवल्स भी बहुत ही जल्द देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। लेकिन जो रियल स्ट्रेंथ है वो बैंक निफ्टी में है, क्योंकि मेरा समझना है कि बैंक निफ्टी में करंट लेवल से भी 1000 से 1200 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। 55,200 के टारगेट आते हैं पोजिशनली। तो यहाँ पर आप करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। 53,400 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी में अभी भी खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। कि बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली ज़्यादा मजबूत है। 1000 पॉइंट की रैली तो उसमें शॉर्ट टर्म में बन सकती है, 55,000 जा सकता है, उस पर ध्यान रखिएगा। और निफ्टी भी दिवाली तक 27,000 की तैयारी के लिए दिख रहा है यहाँ पे। तो अच्छे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं। मानो इससे पहले हम लोग सवाल लेना शुरू करें, ये वेदांता, मतलब सारे मेटल में खैर बहुत तेज़ी है, वेदांता आज और 2.5% ऊपर, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि मेरे ख्याल से मई के मंथ से 480 पे एक रेजिस्टेंस था और 480 और 400 की रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। तो ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा था, जिसका ब्रेकआउट ऑलमोस्ट हमने अब देख लिया है। मेरे ख्याल से आज के मूव को हमें एक ब्रेकआउट मूव की तरह ही देखना चाहिए। और अब अगर आप एक पोजिशन ट्रेडर है जो 3 से 6 महीने के लिए स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही मौका है। 420 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। नेक्स्ट टारगेट 600 के हो सकते हैं वेदांता में।
₹600 के टारगेट आ सकते हैं वेदांता में। देखिए चीन से बड़ा संबंध है जब भी चीन में इस तरीके की तेज़ी आती है तो मेटल्स में तेज़ी आती है। और वेदांता के जो चेयरमैन है अनिल अग्रवाल जी, उन्होंने कुछ दिन पहले बताया भी था कि कमोडिटी में एक बुल साइकिल का शुरुआत हो सकती है। तो नज़र रखिए इस पर, लेकिन स्टॉप लॉस भी ध्यान रखिएगा। चलिए सवाल लेते हैं। मृणाल हल्दांकर मैंगलोर कर्नाटक से हमारे साथ हैं, उन्होंने सवाल भेजा और इनका सवाल ये है कि ये केनरा बैंक के 530 शेयर होल्ड कर रही हैं और ₹112.64 पे। क्या ये इसमें और ऐड करें या इंतज़ार करें? आई थिंक इंतजार करना बेहतर रहेगा। अब अगर आप देखिए, दो चीजें हैं। स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम से कंफर्मेशन 2 दिन पहले दिया। हालांकि हायर लेवल पे थोड़ा सा मुश्किल हो रही है स्टॉक को सस्टेन होने में, लेकिन पैटर्न अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। और जब तक ये ₹105 ₹104 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, यहाँ पर आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। ₹104 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। मेरा समझना है कि 110 ₹111 का जो रेजिस्टेंस है, बहुत ही जल्द स्टॉक उसको ब्रीच करके 120 से लेकर 122 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। ओके। राहुल का सवाल लेते हैं। राहुल प्रजापति उन्नाव से, इन्होंने 2 सवाल भेज दिए। एक GSFC 1500 शेयर्स 182 पे ले रखे हैं इन्होंने, और दूसरा है CDSL 250 शेयर्स हैं इनके पास ₹812 के। दोनों बताइए क्या करना चाहिए इनको? तो देखिए, जीएसएफसी की जहां तक बात है, बहुत पॉजिटिव चार्ट्स नहीं है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव नहीं है। लेकिन इन्होंने क्योंकि लॉन्ग पोजीशन बना रखी है, तो 214 का स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेंथ आपको अब केवल ₹230 के ऊपर देखने को मिलेगी। 230 का लेवल ब्रीच होगा तो आपको 245 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। पर स्ट्रक्चर वीक है, ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए ₹214 के नीचे। सीडीएसएल का पैटर्न पॉजिटिव है, करेक्शन देखने को मिला था, 10 डे मूविंग एवरेज पे आज स्टॉक ने सपोर्ट लिया। मेरे ख्याल से तो जो करेक्शन है, ये एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। पोजिशनल बेसिस पे आप एक ट्रेड ले सकते हैं। 1474 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। ₹1600 तक के टारगेट्स पॉसिबल है सीडीएसएल में। 1600 के टारगेट CDSL में आते हुए दिख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से समीर पांडे ने सवाल भेजा है। इंडसइंड बैंक 110 शेयर इनके पास ₹1382 के। लॉन्ग टर्म होल्डिंग है इनकी, मतलब कोई समय की वो नहीं है, तो होल्ड करना चाहिए इनको? देखिए, अगर हम टेक्निकली देखें तो स्टॉक ने रिवर्सल के साइन क्लियरली दिए हैं, बट ऊपर की तरफ स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा है। वापस 200 डे मूविंग एवरेज, 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है। थोड़ा सा कॉशियस रहिए। मेरे ख्याल से 1399 1399 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में आप बने रह सकते हैं। अभी तक मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन अगर ये 1500 के ऊपर जाएगा तब तो आपको 1650 और उसके ऊपर 1740 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं इंडसइंड बैंक में। तो फिलहाल के लिए बने रहिए 1399 के स्टॉप लॉस के साथ। इंटरेस्टिंग। अच्छा, संजीव जी ने बड़ा अच्छा सवाल लिखा है। इन्होंने लिखा है कि आई हैव टाटा पावर 500 एट 340, 340 पर टाटा पावर के 500 शेयर हैं। ब्रेकआउट आया था कल और आज फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई। क्या करें इसमें? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ मैं। और साथ ही इंडस टावर में क्या करें? 478 पे होल्डिंग फोर्स 78 शेयर्स एट 390। तो क्या, पहले तो टाटा पावर बताइए, इन्होंने कहीं ब्रेकआउट देखा कल आया था, फिर आज प्रॉफिट बुकिंग है उसमें। बिल्कुल, देखिए, ये सही है कि कल ब्रेकआउट देखने को मिला था और आज प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। लेकिन इस प्रॉफिट बुकिंग से नहीं घबराना है, क्योंकि ये 3 दिन की रैली थी, 440 से लेकर 470 तक। तो आज की जो प्रॉफिट बुकिंग है, वो केवल एक करेक्शन है। अंडरटोन बुलिश बना हुआ है, स्पेशली जब तक 440 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहे, यहाँ पर आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। पोजिशनल टारगेट आपको अब 500 और ₹505 की रेंज में रखते हैं, और 440 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखना है इंडस स्टार में, माफ करिएगा, टाटा पावर में। इंडस स्टार की जहां तक बात है, यहाँ पर थोड़ा कॉशियस रहिए। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए, और फ्रेश खरीदारी केवल ₹420 के ऊपर ही करनी है। फ्रेश खरीदारी ₹420 के ऊपर ही करनी है। अच्छा, ये क्या फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है क्या सर मानस जी? बिल्कुल, बिल्कुल होता है नीरज जी। तो देखिए, फॉल्स ब्रेकआउट के साइन सबसे पहले तो यही है कि अगर ब्रेकआउट देखने को मिले और वहां पर वॉल्यूम्स का सपोर्ट ना हो, तो हम उसे एक फॉल्स ब्रेकआउट की तरह मानते हैं। ऐसा हो सकता है कि उसके बाद आपको वहां पर फॉलो बाइंग देखने को ना मिले और फिर से आपको गिरावट देखने को मिले, तो वो एक तरह का फॉल्स ब्रेकआउट होता है। तो इंडिकेशन उसकी यही है कि आप देखेंगे तो वो वॉल्यूम्स वहां पर नहीं होते हैं, तो उसे हम एक फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं, अगर स्टॉक सस्टेन नहीं करता हाई लेवल्स पे ब्रेकआउट के बाद। बिल्कुल सस्टेन नहीं करता, वॉल्यूम्स नहीं होते और फॉलो बाइंग नहीं आती, इसलिए उसको ध्यान रखें। देवांशु का शेयर लेते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के
16,000 शेयर होल्ड कर रखे इन्होंने 381 रुपये पे 2020 से। हाउ मेनी ईयर्स M&M विल बी 5,000 पर शेयर? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल देवांशु का। एक तो इन्होंने 381 पे लिए 2020 में, हमको लगता है जब क्रैश आया था, और 16,000 क्वांटिटी है। अब इनकी इच्छा ये है कि आप समय बताइए कि ये 5,000 कब हो जाएगा? तो देखिए 5,000 की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं 3900 की बात कर सकता हूं, क्योंकि मंथली चार्ट पे जिस तरह का ब्रेकआउट हमें चार्ट पे देखने को मिला है, उसके टारगेट 3900 के आसपास के आते हैं। तो आपका जो टारगेट है 5,000 वो भी बिल्कुल आ सकता है, बट स्टेप बाय स्टेप चलिए। जहां पर अभी फिलहाल के लिए टेक्निकल टारगेट आते हैं वो 3900 का लेवल है। अपनी पोजीशन में आप बने रह सकते हैं, लेकिन ये सही समय है जब स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 2600 रुपए के नीचे लगाना है और 3900 के टारगेट के लिए इंतजार करना है। 3900 के टारगेट के इंतजार करना है। देखिए 3900 आ जाएगा तो फिर आप सवाल पूछिएगा तो माना जी और एक नया लक्ष्य बताएंगे जो भी होगा। लेकिन बहुत अच्छा ट्रेड आपने लिया और इतने साल आपने इंतजार किया ना, 4 साल तो उसका रिवार्ड आपको बहुत ही शानदार मिल रहा है। अभिषेक कुमार का सवाल लेते हैं। ये खरीदारी करना चाहते हैं हैप्पीएस्ट माइंड में, क्या एंट्री के लिए ठीक प्राइस है हैप्पीएस्ट माइंड में? हैप्पीएस्ट माइंड में देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड की जहां तक बात है, मेरे ख्याल से थोड़ा वेट करिए। इससे ज्यादा बेहतर इसी सेक्टर में स्टॉक अवेलेबल है। हैप्पीएस्ट माइंड का स्ट्रक्चर निगेटिव है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब कोशिश कर रहा है 750 के आसपास बॉटम बनाने की, लेकिन रिवर्सल के साइन कहीं नहीं दिख रहे हैं, इसलिए अवॉइड करिए। और अगर खरीदारी करनी भी है तो इंतजार करिए 840 रुपए के लेवल्स को ब्रीच करने का। 840 रुपए के ऊपर खरीदारी की जा सकती है। अच्छा, इनका सवाल लेते हैं अर्नव का। अर्नव भनोत फरीदाबाद हरियाणा से। अर्नव जी ने कल्याण ज्वेलर्स के 100 शेयर खरीदे और दाम है 588 रुपये। क्या इसको ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें? सही ट्रेड तो बन गया इनका, 600 पे लिया था, 800 के लगभग पहुंच रहा है। जी, तो देखिए ट्रेड तो बहुत ही बढ़िया रहा है और मेरे ख्याल से अभी भी आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। एक टेक्निकल टारगेट आता है करीब 840 से लेकर 870 की रेंज में, तो उस टारगेट के लिए आप इंतजार करिए। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 730 रुपए 730 के नीचे लगा लें। ओके, एक अच्छा मज़ेदार सवाल है। जोमेटो पे 123 रुपये में इन्होंने ख़रीदा 100 शेयर। और इंटरेस्टिंग ये है कि आज चर्चा में है ये जोमेटो काफ़ी, क्योंकि इसका जो कॉम्पिटिटर है स्विगी, उसके भी आईपीओ की तैयारी हो गई है। स्विगी के डीआरएसपी को कॉन्फिडेंशियल अप्रूवल है। मतलब ये कि अभी वो डीआरएसपी में क्या है पब्लिक को नहीं पता, लेकिन सेबी के पास चला गया है वो। तो उसकी वजह से स्विगी और जबकि बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन इनका तो बहुत नीचे का है। 123 रुपये में इन्होंने ख़रीदा है, वहाँ से दुगने से ज़्यादा हो चुका है। मानस, क्या जोमेटो अभी ये लगभग कितना है, 286-87 पहुँच रहा है, 300 पार की तैयारी कर रहा है क्या? देखिए मेरे ख्याल से ये मंथ था मार्च में हमने ब्रेकआउट देखा था जिसके टारगेट 300 रुपए के आसपास के आते थे। ऑलमोस्ट वो लेवल टेस्ट हो चुके, 298 का हाई बना था अभी 2 या 3 दिन पहले। वहां पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन रिवर्सल का साइन नहीं है। मेरे ख्याल से 269 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रह सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अगर 269 के नीचे जाए तो निकल जाइएगा। एक बार एक प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाहर हो जाइए सिस्टम से, और अगर फिर से 310 के ऊपर सस्टेन करे तब फिर खरीदारी करेंगे। बट फिलहाल के लिए बने रहिए 269 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, फिलहाल के लिए इस पर बने रहिए, बाकी फिर आगे लक्ष्य देखे जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद फिर सवाल जवाब का सिलसिला। इससे पहले कि मैं सवाल लूँ, एक स्टॉक है IEX, आज 5% नीचे है। इससे पहले कल वो 11% गिरा था। मानस जी 201 रुपये पे आ गया, ये 200 पे आ गया रादर। अब तो लगातार वीकनेस बढ़ती जा रही है इसमें, IEX में। कहाँ तक गिरेगा ये? देखिए कल जब पेंडिंग मूविंग एवरेज ब्रीच हुए थे जो कि 225 रुपए के आसपास थे, तब लगने लगा था कि शायद गिरावट बढ़ सकती है, और आज स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रीच कर दिया, उसके नीचे भी फिसला है। मेरे ख्याल से ये वीकनेस बढ़ सकती है, क्योंकि कल जिस तरह के वॉल्यूम्स थे और आज जिस तरह का फॉलोअप सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, उसको देख के लग रहा है कि 188 187 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश कर रहा है। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो कभी उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करनी है, और इस गिरावट पे फिलहाल खरीदारी नहीं करनी है। हाँ, इसमें बॉटम फिशिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें बता दूँ क्या हुआ। ऐसी खबरें चल रही हैं, अभी मैं पक्के तौर पे नहीं कह रहा हूँ मैं, कि जो इनकी जो बिजली बेचते हैं ना एक्सचेंज में, तो कई सारे एक्सचेंज में जो आ रहे हैं ऑर्डर्स, उनको कपल किया जाएगा, तो उसके बाद प्राइस डिस्कवरी होगी।
तो अभी एक्सचेंज की सबसे बड़ी ब्यूटी ये होती है कि वो प्राइस डिस्कवरी करते हैं, तो उसके वैल्यूएशंस अलग हो सकते हैं। लेकिन जब कपल हो गया, न्यूट्रलाइज हो गए, सारे एक जैसे हो गए, तो फिर आप एक ब्रोकर की तरह काम करने लगे, तो ब्रोकिंग के अलग वैल्यूएशंस होते हैं। तो ये बात जब पहली बार ये प्रस्ताव रखा गया था तभी स्टॉक की तगड़ी गिरावट आई थी, फिर रिकवर हो गया, लेकिन अब ये फिर चर्चाओं में है। अभी कितना हुआ है नहीं हुआ है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसकी वजह से स्टॉक में 2 दिन से लगातार गिरावट बनी हुई है। मानस जी, डाबर में भी आज 4% की गिरावट आ गई, ये क्या हुआ? अचानक कमजोर दिख रहा है एकदम। बिल्कुल देखिए, डाबर भी कमजोर दिख रहा है और डाबर ने अभी कुछ दिनों पहले ही अपने जो पिछले हाईज अक्टूबर 21 के हाईज थे उसको ब्रीच किया था, लेकिन उसके ऊपर स्टॉक लगातार सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा था। आज स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके नीचे फिसला है, तो गिरावट बढ़ सकती है। उछाल पे एग्जिट करने की राय रहेगी लॉन्ग पोजीशन से, और फ्रेश खरीदारी अब 655 के ऊपर ही करें। ओके मानस जी, बीएससी का चार्ट देखिए, बताइए इसका लोएस्ट प्राइस क्या था? जी, तो देखिए बीएससी का जो लोएस्ट प्राइस मैं आपको बता सकता हूँ, ऐसे लोएस्ट प्राइस था 91 रुपीज के आसपास का था, शायद ये 2020, हाँ जी, 2020 के का जो लो था, जब कोविड का टाइम था, वो 91 था लो, और अभी है 4000 के आसपास। तो एक शिल्पा करके जिन्होंने सवाल भेजा है कि आई हैव बीएससी लिमिटेड परचेज एट 120 रुपीज़ इन 2020, बिल्कुल सही, उसी समय में लिया है। आई एम एक्सपेक्टिंग ए टारगेट ऑफ 10,000, हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू अचीव द माई टारगेट? अब ये जो टारगेट लोग पूछते हैं बहुत कठिन सवाल होता है, 10,000 कब पहुंचेगा? तो भाई आप बताइए क्या होगा इसमें। देखिए, ऐसा हो सकता है कि 10,000 का भी आंकड़ा बीएससी क्रॉस कर ले, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन आपको ये लेवल ध्यान रखनी है, ये चीज ध्यान रखनी है कि कहीं आपका जो प्रॉफिट है वो केवल पेपर पे ना हो जाए, रह जाए। तो मैंने हमेशा इस बात की वकालत की है, जब भी आप कोई स्टॉक लेते हैं और आप एक माइंड सेट करते हैं एक टारगेट का, उस टारगेट को जब भी स्टॉक टेस्ट करें तो वहां पर थोड़ी तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही समय है। अगर आपको नहीं निकलना है, प्रॉफिट बुक नहीं करना है, तो स्टॉप लॉस को जरूर रिवाइज कर लीजिए। 3400 रुपए जहां पर 20 डे मूविंग एवरेज आता है, वहां पर स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखिए। अगर उसके नीचे जाए तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लोअर लेवल पे फिर से मिले तो आप फिर खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन बट फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से पोजीशन में बने रहिए, क्योंकि स्टॉक तो अभी तक स्ट्रांग लग रहा है टेक्निकली, लेकिन 3400 रुपए पे एक सपोर्ट है, उसके नीचे जाए तो अपनी अपनी पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी है। बिल्कुल, अब 120 वाला माल इतना ऊपर चला गया शिल्पा जी, तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। नहीं करना चाहती तो एटलीस्ट स्टॉप लॉस लगा के रखिए, क्योंकि बहुत ही मतलब एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉफिट आपको हो रहा है इसमें। 10,000 जाए 20,000 जाएगा किसी को नहीं पता, लेकिन जा भी सकता है, आई डोंट नो, तो ध्यान रखिएगा इस पर। अरे बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे आपकी राय मांगी जा रही है सर, इतने छोटे चार्ट पे कैसे राय देंगे आप? नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगा राय इस पे। बहुत लोगों को समझना चाहिए, दर्शकों को, कि चार्ट पे ना कम से कम 100 200 500 कैंडल बनने दीजिए ना। इतना छोटे अभी तो लिस्ट हुआ है, 10 दिन भी नहीं हुए, तो उसमें टेक्निकली कोई राय दे पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए इस शो में हम थोड़ा सा फंडामेंटल जहाँ पे आप पूछने लगते हैं लॉन्ग टर्म, तो चार्ट पे देखना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम इसको अवॉइड कर रहे हैं। शशि शुक्ला का सवाल लेते हैं। इन्होंने पूछा है जीएमआर इंफ्रा के बारे में। 84 रुपये 80 पैसे का प्राइस है, और यस बैंक इनके पास 26 रुपये 62 पैसे का है। दोनों बताइए क्या करेंगे। तो देखिए, जीएमआर इंफ्रा में कंसोलिडेशन हो रहा है और काफी समय से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। मेरे ख्याल से जुलाई के मंथ से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। लेकिन देखिए, पॉजिटिव ये है कि कोई मीनिंगफुल या कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिल रही है। जो एवरेजेस हैं वो धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो एक बेस बन रहा है। मेरे ख्याल से जब भी 100 रुपए का लेवल ब्रीच होगा तो आपको कम से कम 115 120 तक के भाव जीएमआर दिखा देगा। तो फिलहाल के लिए बने रहिए। स्टॉप लॉस तो आपको 84 के नीचे ही लगाना पड़ेगा। दूसरा स्टॉक प्लीज रिपीट कर दीजिए। यस बैंक 26 रुपये वाला। ओके, यस बैंक। तो देखिए, यस बैंक में मेरे ख्याल से तो निकलना चाहिए। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है। अब या तो आप 22 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, या तो करंट लेवल्स पे निकल जाइए। अब फ्रेश खरीदारी केवल 24 रुपए 50 पैसे के ऊपर ही यस बैंक में करनी है। ओके अच्छा, इसमें एक सवाल लेते हैं शहजाद का, कि ये दिल्ली से लिखा है शहजाद ने। इनके पास 2 शेयर हैं, 207 शेयर 1624 के प्राइस के इन्फोसिस हैं, और 50 शेयर 6430 के प्राइस के बजाज फाइनेंस हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, 5 साल 10 साल रुकेंगे ये, तो क्या राय बनती है इसमें, इन्फोसिस और बजाज फाइनेंस? देखिए, दोनों स्टॉक में मेरा व्यू बहुत पॉजिटिव है। मेरा समझना है कि इनपी में जो अभी कुछ दिन पहले हाई बना था 1950 1960 की रेंज में, शायद वो हाई भी बहुत जल्द ब्रीच हो जाएगा।
क्योंकि जो कंसोलिडेशन दिख रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। मेरे ख्याल से यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बिल्कुल बने रहिए। 1700 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और ये भी ध्यान रखना है कि जब भी 1955 1960 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको कम से कम 2400 रुपए या 25 रुपए के भाव आने वाले 6 महीने में इन्फॉल्स दिखा देगा। जहां तक बात बजाज फाइनेंस की है, यहाँ पर भी मेरा व्यू काफी पॉजिटिव है। एक रेजिस्टेंस था 7400 पे, उस स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। यहाँ पर भी बने रहिए। 7000 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। सबसे पहले तो आपको टारगेट सेट करने हैं 8200 के, बट मेरा मानना है कि 8200 को ब्रेक करके ये 10,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा बजाज फाइनेंस। तो यहाँ पर भी बने रहिए। 7000 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। 6 महीने का टाइम फ्रेम रखिए। ओके, मानस जी ने हमसे एक बार ये कहा था कि दुनिया में जिस चीज़ का चार्ट है वो मैं देखता हूँ, तो सर मुझे सोने का चार्ट देख के बताइए, गोल्ड का चार्ट देखिए। तो देखिए, जहां तक बात गोल्ड की है, मैं उसके भी आपको चार्ट बता देता हूँ। ओके, तो देखिए गोल्ड का चार्ट तो अभी भी बहुत बेहतरीन लग रहा है। मैं डॉलर टर्म की बात कर रहा हूँ। अगर हमें एक टारगेट सेट करना हो, मैंने एक्चुअली इस चार्ट को रीड किया था जब ये 2500 रुपए के आसपास था, वहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला था। तब मेरा प्रेडिक्शन ये था कि 2610 या 2630 की रेंज में जाएगा। अब उसके ऊपर निकल गया है। मेरे ख्याल से तो अब जो नया टारगेट होगा वो 2720 रुपए का होगा, $2720 का होगा। और ये सही समय है। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है, अगर आप कमोडिटी ट्रेड करते हैं और आपने यहाँ लॉन्ग पोजीशन बना ली है, तो बिल्कुल बने रहिए। 2600 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, कम से कम 2720। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, आने वाले 6 से 8 महीने की बात करें, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद आपको 2800 रुपए का आंकड़ा भी टेस्ट होते हुए दिखे स्टॉक में, गोल्ड में। $2800 इंटरनेशनल प्राइस दिखा दीजिए एक बार। MCX गोल्ड तो चल ही रहा है 75-76 तक जा सकता है, और 2800 का मतलब समझ लीजिए आप, बहुत तेज़ी बन रही है इसमें। तो मानस जी की राय और मेरी भी राय थी। मैंने एक बार एक छोटा सा लिंक भी बनाया था यूट्यूब पे। मुझे लगता है कि इंडियन करेंसी में आप गोल्ड का प्राइस 1 लाख रुपए पर 10 ग्राम्स बहुत जल्द देखेंगे। बहरहाल सोने में चूंकि कारण बहुत सारे बढ़ने के, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अपने मन से नहीं कह रहा हूँ मैं। मानस सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। चलिए इसी मोड़ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद आप देखिए खिलाड़ी नंबर 1।